फाइन। तो ये तो अभी तक सारे के सारे जो हमने टॉपिक देखे थे ये सारे 11th के थे। अब 12th क्लास के टॉपिक देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट था ये प्रोबेबिलिटी। आज की जो क्लास करवा रहा हूँ इसमें 4 नंबर का टॉपिक आएगा आपका एग्जाम के अंदर। 4 मार्क्स का टॉपिक है आपका ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ। हाँ जी, स्टार्टिंग होती है इसकी प्रोबेबिलिटी की, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है भाई कि अगर आपको किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे इवेंट की प्रेजेंस के अंदर, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मैंने क्या बोला? आपको एक इवेंट की यानी ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ की प्रेजेंस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं। ये कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन प्रेजेंस ऑफ एफ। या तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ की प्रेजेंस में, मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ इवेंट आपका उसकी उसकी प्रेजेंस के अंदर आपको निकालनी है। या तो इसका मतलब ये होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज गिवन, मतलब आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एफ गिवन है तो। या फिर तीसरा मतलब क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, अगर एफ आपका ऑलरेडी हो चुका है तब आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अल्टीमेटली फाइंड हमें जो करना है वो ऊपर आएगा और जो हमें दे रखी है कंडीशन वो आपके नीचे आएगी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे इवेंट की प्रेजेंस में, या फिर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर दूसरा इवेंट हमें दे रखा है, या फिर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर दूसरा इवेंट हो चुका है। तो इसको हम पी ई बाय एफ से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पी ई अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला सारे के सारे बच्चे में जल्दी से याद कर लेंगे क्विकली। और खोलेंगे जरा एनसीईआरटी एक बार सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, एक बार जरा सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलेंगे। 12 जो हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर उसे खोलेंगे। लास्ट चैप्टर ये आपका ये प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट एक्सरसाइज खोलेंगे। सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर खोलेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जरा पढ़ेंगे सारे बच्चे। मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ तुम लोगों को। सारे बच्चे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। आसान सा है अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया है तो। ये कह रहा है, मैं आपको 13.1 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है भाई दो इवेंट आपको दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे रखी है दैट इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दे रखी है दैट इज 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आपके पास है 0.2। तो पहले केस में वो कह रहा है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो ई बाय एफ कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, सिंपल सा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यस, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है आपके पास, सॉरी ये 0.2 है और ये 0.3 है। डेसिमल से डेसिमल काटोगे यू विल गेट 2/3। फ्रैक्शन में छोड़ दोगे ठीक है, आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो फ्रैक्शन में छोड़ने की, अगर फ्रैक्शन में छूट सकता है। सेकंड कह रहा है इसी के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालनी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो भी नीचे आ रहा है वो नीचे ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना जो गिवन है।
तो E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन E दोनों सेम होता है, तो इट विल बी अगेन 0.2 और ये 0.3 कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बिकम 1/3। एनीबडी जिसको इसके अंदर कोई डाउट है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का। क्या सबको क्लियर हुआ वाला क्वेश्चन? इज देयर एनीबडी जिसको इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? नहीं, अभी मैं सम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले बताइए इसके अंदर सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ओके फाइन फाइन। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस में जा रहा हूँ, ये आप लोग कर लोगे, आई होप सबको क्लियर है, आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार जरा सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5वां भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक एक लेवल आगे बढ़ता रहूंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक लेवल अप जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपको, दैट इज 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको, दैट इज 5/11। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है, दैट इज 7/11, है ना, इट इज 7/11। तो और आपको एक चीज और दे रखी है, अच्छा ठीक है, आपको पहले केस में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आ गया ना फॉर्मूला 11th क्लास वाला? देखो 11th क्लास का फॉर्मूला आ गया है भाई। क्या था फॉर्मूला ये वाला? दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही था फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का। लगा दीजिए 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, तो 11 में से 7 जाएगा, 4/11 इट इज। सेकेंड पार्ट बोल रहा है पी ए बाई बी, पी ए बाय बी। तो पी ए बाय बी कैसे निकालेंगे? दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/11, तो ये 4/5 आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में पी बी बाय ए बोल रहा है, डायरेक्टली वो पी ए बाय बी भी बोल सकता है। तो अब आपको खुद सोचना है भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो गिवन डेटा से पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे इस तरीके से, एंड देन पी ए बाय बी निकालोगे, है ना। तो डायरेक्टली वो ये भी बोल सकता था आपको। ठीक है, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखेंगे ध्यान से। ये कह रहा है कि आपको E अपॉन F निकालना है, कह रहा है आपको E बाय F निकालना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भाई E बाय F निकालिए। 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक में आपको E बाय F निकालना है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो अगर कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो अगर आप सैंपल स्पेस लिख सकते हो तो आप पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो पहले सैंपल स्पेस क्या आएंगे? S, दैट इज इक्वल टू, या तो तीनों हेड होंगे, या पहला हेड दूसरा हेड तीसरा टेल, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा हेड, या फिर पहला हेड दूसरा टेल तीसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल, पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड, या तीनों के तीनों टेल। ये 8 आपके पास सैंपल स्पेस आएंगे, मैंने आपको बताया था। ई क्या कह रहा है? ई बोल रहे हैं हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो तीसरे टॉस में हेड कहां कहां आ रहा है? मतलब पहले दूसरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ तीसरे टॉस में हेड कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। ये चारों लिखने पड़ेंगे आप, यानी हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो तीसरे केस में, सॉरी मैंने तीसरे टॉस में हेड लिख दिया यहाँ पर, तो टेल लिख दिया, गलत कर दिया मैंने, हेड आना चाहिए। तो हेड एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। इन चारों में आपके पास तीसरे तीसरे टॉस पे हेड आ रहा है, दैट इज एच एच एच, एच टेल एच, टेल एच एच, फिर टी टी एच। ये तीसरे टॉस में हेड वाला केस आ गया। इसके बाद में एफ वो क्या बोल रहे हैं? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन
फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस पे हेड कहाँ आ रहा है भाई? पहले 2 टॉस में हेड इसमें भी आ रहा है, हेड हेड हेड, फिर इसमें भी आ रहा है हेड हेड टेल। बस इन 2 केस में पहले 2 टॉस पे हेड आ रहा है। अब आपको E बाय एफ निकालना है, तो उसमें E इंटरसेक्शन एफ आएगा, तो पहले आप इंटरसेक्शन एफ भी निकालेंगे। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस, दैट इज एच 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 कॉमन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केस 1 अपॉन टोटल केस कितने थे हमारे पास सैंपल स्पेस के 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी? एफ में 2 है यानी कि 2/8। अब देखो मैं 2 को 8 से नहीं कट कर रहा हूं क्योंकि वो आगे कटेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन एफ की बात कर रहा था, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। E इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? दैट इज 2/8। 8 से 8 गया, आंसर इज 1/2। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था आई गेस, सबको समझ में नहीं आया होगा। अगर किसी को डाउट है रेज हैंड भाई, किसी को डाउट है प्लीज रेज हैंड। हाँ जी अमन बोलिए। हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। वो कह रहे हैं कि हेड जो है वो तीसरे टॉस पे आना है। तो तीसरे टॉस पे हेड कहाँ आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। ये आपने चारों के चारों लिख दिए। एफ बोल रहे हैं फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आना चाहिए। तो भाई इसमें भी फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आ रहा है। ये दोनों मैंने केस लिख दिए। अब आपको पता है अगर आपको E बाय एफ निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो E इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालूंगा मैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो दोनों में कॉमन होता है दैट इज योर इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन मेरे पास एच एच एस था, तो ये इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/8 आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूंगा, एफ में 2 आ रहा है तो 2/8 आ जाएगी। और E बाय एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी 1/8 अपॉन 2/8। 8 से 8 कटेगा, आंसर इज 1/2। नाउ अब कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर हो गया भाई अमन? समझ में आ गया बेटा तुझे? चलिए ठीक है। आफ्टर दिस हम देख रहे हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th में करवा रहा हूँ। सारे बच्चे एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 10th भी देखेंगे। मैं एक एक लेवल अप जा रहा हूँ। सी सारे बच्चे भाई क्वेश्चन नंबर 10th रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है अ ब्लैक एंड अ रेड डाई इज रोल्ड। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को आप रोल कर रहे हो, यानी 2 डाई को आप रोल कर रहे हो ना। तो पहले दोनों डाई आप लेट कर लो, फर्स्ट डाई ब्लैक है और दूसरी डाई रेड है। लेट फर्स्ट डाई इज रेड एंड सेकंड जो है वो ब्लैक है। ये आप पहले मेंशन करिए कि पहली डाई आपने किसे माना, पहले को आपने रेड माना, दूसरे को आपने ब्लैक माना। तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे? पूरे 36 सैंपल स्पेस आएंगे। 1,1 पहले रेड पे बनाया, ब्लैक पे भी बनाया। 1,2 ऐसे लेकर 1,6, फिर इसमें 6,1 से लेकर 6,6। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, राइट? अब देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो जो पहली स्टेटमेंट है, मतलब जिसे हमें फाइंड करना है, दैट विल बी योर ई। ई क्या बोल रहे हैं? सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9। तो 9 से बड़ा सम किस में आएगा? 10 आ सकता है। 10 किस किस में आ रहा है? पहले 10 के सारे लिख देंगे। 10 में आ रहा है भाई 4,6, 6,4, 5,5, है ना। 9 से बड़ा सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना। तो पहले मैंने 10 वाले लिख दिए। अब 11 वाले लिखिए भाई। 11 सम किस किस में आ सकता है? 6,5 और 5,6, 11 वाले आ गए। फिर 12 वाला यानी 6,6। तो सम ग्रेटर देन 9। आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है स्टेटमेंट को। पहला पार्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाला, तो ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाला जिसे आप ई मानोगे। दूसरा पार्ट गिवन वाला। क्या गिवन है भाई इसमें? सेकंड पार्ट में गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5।
तो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, रिजल्टेड 5। तो ब्लैक आपने किसे मानी थी? सेकंड वाली पार्ट को आपने ब्लैक मानी थी। तो सेकंड में जहां जहां 5 आ रहा है वो सारे लिख दीजिए। तो एक तो 1,5 आएगा, एक 2,5 आएगा, 3,5 आएगा, 4,5 आएगा, 5,5 आएगा एंड 6,5 आएगा। तो ये वो सारे केस हो गए जब ब्लैक में 5 आया। अब आपको वो कह रहा है ई बाय एफ निकालने के लिए, तो ई बाय एफ के लिए पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? जरा ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। 5,5 5,5 यस, 6,5 6,5, बस यही दो केस है, दैट इज 5,5 एंड 6,5 है ना। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं एक एक करके। हाँ जी, चाहे तो आप यहां से आगे करके एरो डाल के प्रोबेबिलिटी भी लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? कितने केस आए थे? 1 2 3 4 5 6, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ रहे हैं, दैट इज अगेन 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, यानी कि 2/36। मैं ध्यान दो, मैं काट नहीं रहा हूं इसको, 1/6 नहीं कर रहा हूं। ठीक वैसे मैं इसको भी 1/6 नहीं कर रहा हूं। हाँ जी हर्षित बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो आप? सर वो हर्षित गलती से हो बेटा गया था क्या कह रहे हो आप? सर, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, तो रेज हैंड जो कर रखा है उसे आप डाउन करिए प्लीज। हर्षित आपने रेज हैंड कर रखा है, उसे डाउन करिए प्लीज। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, मैंने ई वाले सारे के सारे केस लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 6/36, एफ वाले सारे केस लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी अगेन 6/36, और ई इंटरसेक्शन वाले केस सारे लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 2/36। अब वो ई बाय एफ की बात कर रहा है तो आप ई बाय एफ निकाल लो, है ना। अगले केस में वो इसमें क्या कर रहा है कि ई बाय एफ निकाल, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास था 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ थी 2/36 और ये 6/36, तो आंसर आएगा 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस बाकी बचे हुए इसके सारे क्वेश्चंस आप एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज प्लस इसके सारे एग्जाम्पल, इसी एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल भी करने हैं होमवर्क से, और नेक्स्ट क्लास से पहले आपको सबमिट करना है। और सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों का चैप्टर नंबर 4 पहले रह गया था वो चैप्टर नंबर 4 के लिए 6 बजे वाली क्लास अटेंड करें, और 8 बजे वाली क्लास सबको ही अटेंड करनी है। मैं बाद में ये वाला चैप्टर नहीं करवाऊंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ बच्चों, ये वाला चैप्टर बाद में नहीं होगा। तो ये वाला चैप्टर आप अभी यहां से भी खत्म करें, बाद में मुश्किल हो जाएगा ये वाला चैप्टर करना। तो इसलिए जो सारे बच्चे 6 बजे वाली क्लास ले रहे हैं वो 8 बजे वाली क्लास जरूर लें। 6 बजे वाली क्लास सारे के सारे बच्चों के लिए ऑप्शनल है, जिन बच्चों का छूट गया है पहले कुछ। तो चैप्टर नंबर 4 करवा रहा हूँ 6 बजे वाली क्लास में ना, तो चैप्टर नंबर 4 के लिए आए। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ, और होमवर्क जरूर भेजना है। अगली क्लास से पहले मैं तुम लोगों को एडमिट नहीं करूंगा अगर तुम्हारा होमवर्क नहीं आया है तो, ठीक है ना। एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है क्या सर? एलपीपी के डाउट्स बेटा नहीं होंगे। जतिन राणा, चैप्टर 4 बेटा विकास स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आज मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 4, ठीक है ना। हो चुका है बेटा, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दी है। रोज नहीं है, टीटीएस में होती है, जो तुम्हारी क्लास होती है एमडब्ल्यूएस में तभी होती है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय।